नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार भाग 2 पर। इससे पहले हमने चर्चा की थी निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार के भाग 1 पर। इस चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं निर्वचन की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हम 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे, विकोडीकरण और अंतरण। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि निर्वचन की प्रक्रिया क्या है, निर्वचन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण क्या क्या हैं, विकोडीकरण से क्या अभिप्राय है तथा उसकी उपयोगिता क्या क्या है, अंतरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं तथा निर्वचन कार्य की व्यवहारिक समस्याएं क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने कहा, निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार विषय को हमने 4 मॉड्यूल में विभाजित किया है। भाग 1 में हमने चर्चा की थी निर्वचन से तात्पर्य, निर्वचन का प्रयोज्य क्षेत्र और निर्वचन की आवश्यकता। इस सत्र में यानी भाग 2 में हम चर्चा करेंगे निर्वचन की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे विकोडीकरण और अंतरण के विषय में। आइए जानते हैं निर्वचन की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि मैंने चर्चा की, पहले सत्र में भी मैंने इस पर बात रखने की कोशिश की थी कि निर्वचन किस प्रकार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और निर्वचन जिसे हम इंटरप्रेटर के रूप में जानते हैं, जिसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जिसे हम दुभाषी के रूप में जानते हैं, वे किस तरीके से विभिन्न सभा संगोष्ठियों में, विभिन्न सम्मेलनों में, राजनयिक गतिविधियों में, संसद आदि में किस प्रकार निर्वचकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और किस प्रकार वे 2 संस्कृतियों के बीच, 2 राष्ट्रों के बीच, 2 विभिन्न मंचों के बीच संवाद स्थापित करने का काम करते हैं या उनके बीच इंटरप्रेटर की या मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि निर्वचन की प्रक्रिया किस प्रकार संभव होती है, किस प्रकार एक निर्वचक को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और किस प्रकार वे इस अनुवाद की प्रक्रिया में या भाषांतरण की प्रक्रिया में किन किन समस्याओं से जूझते हैं, और जूझते हुए एक पाठ का वे, जो कि एक मौखिक पाठ है, मौखिक पाठ का मौखिक पाठ में अनुवाद करते हैं। तो आइए जानते हैं निर्वचन की प्रक्रिया के बारे में। निर्वचन पूर्णतः एक मनोभाषिक गतिविधि है तथा इसका उत्पाद संभवतः अनुसृजन जैसा ही है, यानी इसे एक तरह से रिक्रिएट ही किया जाता है, जिस प्रकार की हम अनुसृजन में या जिसे हम रीराइटिंग कहते हैं ट्रांसलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में इसे देखे जाने की आवश्यकता है। निर्वचक को मनोशब्दकोश यानी मेंटल लेक्सिकन की सहायता से तुरंत कंप्यूटर प्रणाली के अनुसार इनपुट के आधारों पर प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना होता है। यानी जो निर्वचक हैं, जिसे हम दुभाषी के रूप में जानते हैं, इंटरप्रेटर के रूप में जानते हैं, आशु अनुवादक के रूप में जानते हैं, उनके पास शब्दकोशों का सहारा लेने या किसी तरह के इंसाइक्लोपीडियाज़ को देखने ऐसी कोई सुविधा उनके पास नहीं होती, क्योंकि उसी समय, जिस समय एक वक्ता अपनी बात कह रहे हैं, उसी समय, उसी या तो उनके साथ साथ या उसके 1 मिनट बाद या उनके संवाद के खत्म हो जाने के बाद उन्हें फ़ौरन उसका अनुवाद करना होता है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास जो सहायक, जो जिसे हम अनुवाद के उपकरण के रूप में या टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के रूप में जिसे हम जानते हैं, वह है उनका मेंटल लेक्सिकन। उनके पास किसी अलग लेक्सिकन की को इस्तेमाल करने की, किसी और शब्दकोश को या किसी अन्य प्रकार के कोश को देखने की कोई सुविधा नहीं होती, कोई समय नहीं होता। तो उनके पास जो उनका अपना जो एक मनोशब्दकोश है, जो उनका एक लंबे अनुभव के साथ जो उनके पास एक निर्मित हुआ है, यानी उनका अपने पूरी तरह से अपने मानसिक जो उनकी क्षमता है उसके आधार पर ही उन्हें अनुवाद करना होता है। और क्योंकि वे तात्कालिक अनुवाद कर रहे होते हैं, उसी पल उसका अनुवाद कर रहे होते हैं, और क्योंकि वह कई ऐसे मंचों पर भी होते हैं जहां उनकी भूमिका महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत निर्णायक भी होती है, तो ऐसी स्थिति में उनके पास चूक करने की भी संभावना नहीं होती। तो हम ये देखेंगे कि निर्वचन की प्रक्रिया में एक निर्वचक को किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है और किन किन तरह की समस्याओं का वे सामना करते हैं। जैसा कि कहा गया कि कंप्यूटर प्रणाली के अनुसार इनपुट के आधारों पर अपना उत्पाद को उपलब्ध करवाना होता है, यानी अनुवाद को संभव करना होता है। अतः निर्वचक को दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों भाषाओं के संकेतार्थ एवं व्युत्पत्तिपरक अर्थ का ज्ञान भी होना वांछित है। यानी भाषा का केवल एक कहा जाए कि बाह्य रूप ही नहीं, उसकी पूरा अगर किसी संदर्भ में कहा जाए तो उसका जो व्युत्पत्ति पर जो उसका अर्थ है, तो उसके बारे में उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए, तभी वे उस भाषा के साथ और उस कथ्य के साथ और जो स्पीकर ने कहा, जो मूल वक्ता ने जो कहा, उसके साथ वे सही न्याय कर सकेंगे। वे एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा की कोड व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए उस भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। यानी निर्वचक पहले शब्दों से अर्थ ग्रहण करते हैं और फिर अर्थ को दूसरी यानी लक्ष्य भाषा के शब्दों में संप्रेषित करते हैं। जब हमने अनुवाद प्रक्रिया की चर्चा की थी और नायडा का द्वारा बताए गए प्रारूप पर हमने जब चर्चा की थी, तो 3 जो महत्वपूर्ण चरण थे वे थे विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, जो अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान एक अनुवादक को या अनुवादिका को जिन चरणों से गुजरना होता है।
निर्वचन की प्रक्रिया भी उसी तरीके से अनुवाद की प्रक्रिया ही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस अर्थ ग्रहण की ओर बात कर संकेत करते हैं कि किस प्रकार पहले अनुवादक या अनुवादिका अर्थ को ग्रहण करते हैं और फिर दूसरी भाषा में उसका भाषांतरण करते हैं, जो हमने विश्लेषण और अंतरण के संदर्भ में जब हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर अनुवादिका या अनुवादक, जिसे हम लिखित पाठ के अनुवादिका या अनुवादक के संदर्भ में जिसे हम समझ रहे हैं, उतना समय, उतना शब्दकोशों की सहायता आदि की सुविधा क्योंकि निर्वचक के पास नहीं होती, तो ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से घटित होती है और बिना चूक के घटित करने की यहाँ अपेक्षा की जाती है। निर्वचन के दौरान कई प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं। स्रोत भाषा से आने वाले संदेश और लक्ष्य भाषा में जाने वाले संदेश दोनों पर एक साथ उसी समय काम हो रहा होता है और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश न के बराबर है, क्योंकि सत्य संपन्नता के कारण यानी उसी पल उसे एक्चुअलाइज करने के कारण भूल सुधार का मौका नहीं होता। निर्वचन गतिविधि में कई प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं, जैसे सुनने का प्रयास। आप कह सकते हैं कि सुनने का प्रयास फिर क्या अलग से कोई प्रक्रिया है या जिस पर अलग से बात की जाने की आवश्यकता है। हम जब निर्वचन की बात करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्वचक जो बीच में इंटरप्रेटर किया, जिसे हम कहा जाए कि मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, जो बीच में एक जिसे कहा जाए कि एक दोनों के बीच में जो संयोजन करने का जो काम कर रहे हैं, एक सेतु का रूप में जो काम कर रहे हैं, उनकी भूमिका इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो जिस कथ्य को दूसरी भाषा में ले जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि कई बार एक कथ्य इतना महत्वपूर्ण होता है, जैसे अगर किसी राजनयिक मंच पर है, किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर है, या वे किसी संसद या किसी ऐसे सभा सम्मेलन में भूमिका निभा रहे हैं जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण की है या जिसके अपने राजनीतिक या सामाजिक अर्थ हो सकते हैं, उस संदर्भ में उनकी भूमिका बहुत क्रिटिकल, बहुत निर्णायक हो जाती है। तो सुनने का प्रयास जिसके लिए संकेत किया जा रहा है कि अगर निर्वचक यदि ठीक से पाठ को सुन नहीं पाए या किसी पाठ, क्योंकि ये वक्ता भी अपने फ्लो में अपनी बात को कह रहे हैं, ऐसे में निर्वचक की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनको सुनने के साथ साथ उस पाठ के साथ तारतम्य भी बिठाना होता है। तो सुनने का प्रयास निर्वचन की प्रक्रिया का प्रथम चरण निर्वचक द्वारा स्रोत भाषा में दिए जा रहे भाषण को सुनना होता है और उसके बाद उसे समझना और उसका विश्लेषण कर अर्थ बोध करना होता है। और आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया कितनी तेज़ी से घटित होती है। अल्प अवधि के स्मरण का प्रयास, यानी बहुत कम जो समय है, क्योंकि हम जैसे मैंने कहा कि जो दोनों ही प्रकार हैं इंटरप्रेटर की, अगर हम बात करें कि जो एक साथ साथ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या अनुवाद कर रहे हैं, या फिर एक संवाद के खत्म हो जाने के बाद, अपनी बात के कहे जाने के बाद जब उसका अनुवाद कर रहे हैं, दोनों में ही उनके पास पाठ को सुनने, समझने, उसका अर्थ ग्रहण और विश्लेषण करने के लिए अधिक समय नहीं होता है। तो अल्प अवधि के अंदर जो उन्होंने सुना उसे स्मरण भी करना, उसे अपने मस्तिष्क में भी रखना। प्रथम मनोभाषिक गतिविधि के उपरांत निर्वचक द्वारा स्रोत भाषा के वक्ता के आशय से बोधित सूचना को तब तक याद रखना होता है जब तक कि उसे लक्ष्य भाषा में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता, यानी जिसका कहा जाए कि आशु अनुवाद जब तक संभव नहीं हो जाता। ये स्मरण अवधि इसलिए निश्चित काल की होती है क्योंकि निर्वचक के सामने तब तक अगला पाठ वक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका होता है। आप कल्पना कीजिए किसी ऐसे मंच की जहाँ मूल वक्ता अपनी बात कह रहे हैं और निर्वचक उसका अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप मैं अगर इसे साइन लैंग्वेज के संदर्भ में भी अगर कहूँ, जो कि अक्सर जो हमारे जो मूक और बधिर जो हमारे समाज है, उनके लिए जो संवाद स्थापित करने के लिए जो साइन लैंग्वेज के जो निर्वचक होते हैं, आप वो भी अगर आपके जहन में एक दृश्य आ रहा हो, तो एक वक्ता अपना संवाद कह रहे हैं और निर्वचक को या जो हमारा इंटरप्रेटर है उसे उसी समय कम्युनिकेट कर देना है, क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं होता कि उस पर गहन चिंतन कर सकें या देर तक सोच सकें या उसके अनुवाद के लिए वो उसके अर्थ तलाश सकें, क्योंकि तब तक दूसरा संवाद या दूसरी बात वक्ता द्वारा कह दी जाती है। अंतरण का प्रयास पूर्व दोनों चरणों यानी कि सुनने का प्रयास और अल्प अवधि में स्मरण के प्रयास के बाद जो तीसरा चरण है, पूर्व दोनों चरणों के उपरांत निर्वचक द्वारा स्रोत पाठ, भाषण, कथन आदि जो कहा जा रहा है से ग्रहित अर्थ या सूचना को लक्ष्य भाषा में अंतरण यानी उसका ट्रांसफर या उसके बदले स्वरूप में उपलब्ध करवाना शामिल है। इस चरण में स्रोत भाषा के विचारों का लक्ष्य भाषा के समतुल्य द्वारा अंतरण किया जाता है। निर्वचन में यह कार्य मानसिक स्तर पर होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पेपर पेन की सुविधा नहीं है, कोई हमारे पास अनंत काल का समय नहीं है, जो भी है वो सब मस्तिष्क के स्तर पर होगा, क्योंकि वहाँ पर वे एक आशु अनुवादक के रूप में है, एक ऐसे अनुवादक के रूप में है जिनके पास मौखिक संवाद का मौखिक अनुवाद ही करना एक अकेला माध्यम है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी ये प्रक्रिया है, चाहे विश्लेषण की हो उसके बाद अंतरण की हो, वे सब की सब मौखिक स्तर पर या उनके मानसिक स्तर पर ही वो सब कुछ घटना है और वहाँ पर
समय लेकर उस कार्य को अंजाम देने का, इस कार्य को के निष्पादन के लिए समय नहीं होता है। और फिर इसके बाद आता है बोलने का प्रयास। स्रोत भाषा के पाठ के श्रवण, बोधन, अर्थ ग्रहण के क्रम में इस सारी प्रक्रिया में मानसिक रूप से हुए अंतरण को लक्ष्य भाषा में शाब्दिक रूप देना या संप्रेषित करना ही बोलने के प्रयास में सम्मिलित है। इस स्तर पर संचित आशय के को बोलकर व्यक्त किया जाता है। आप ये सभी पढ़ रहे हैं, श्रवण, बोधन, अर्थ ग्रहण, ये सब की चर्चा हमने जब अनुवाद की प्रक्रिया सत्र में जब हमने की थी, तो और नायडा द्वारा बताए गए प्रारूप और बातकेर द्वारा बताए गए प्रारूप, जिसके अंतर्गत वे अर्थ ग्रहण और बोधन आदि की चर्चा करते हैं, ये सभी स्तर उसी तरह पर समान हैं, उसी तरह से समझे जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये सभी स्तर यहाँ पर बहुत तेज़ी से घटित होते हैं, क्योंकि यहाँ सारा संवाद मौखिक है और तत्काल है। निर्वाचक को अपनी वाक शक्ति एवं वाक पटुता पर पूरा नियंत्रण होना आवश्यक है। भूलवश भी कोई अवांछित ध्वनि या कथ्य पूर्णता अनपेक्षित है, यानी कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर देना या अपनी तरफ से कोई ऐसी व्याख्या कर देना जो अनपेक्षित है, जिससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है, ऐसी चूक की संभावना या ऐसी चूक की स्पेस हमारे निर्वाचक के पास नहीं होती, क्योंकि वे जिस मंच पर खड़े हैं वहाँ पर भूल सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में अपनी वाक शक्ति पर, अपनी वाक क्षमता पर उनका अपना एक नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है, ताकि वे उतना ही अनुवाद करें, बात को उतना ही रखें जितना कि मूल में कहा जा रहा है। पहले मूल वक्तव्य को इकाइयों में विभाजित कर उसका अर्थ ग्रहण और उसके बाद उसका अंतरण और अंत में उसको बोलना, यानी अर्थात इन 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है। मूल भाषण यानी कथ्य को सुनना और समझना पहला, फिर दूसरा कथन को अंतरित करने की प्रक्रिया यानी अनुवाद, और तीसरा उसे फिर लक्ष्य भाषा में कहना, जिसे हम जब अंतरण की प्रक्रिया, अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने पढ़ा था, जो हमने पुनर्गठन के संदर्भ में कहा, तो किस तरीके से पहले कथ्य को समझना यानी उसका विश्लेषण करना, उसका अर्थ ग्रहण करना, फिर उसे अंतरण करना और फिर उसे प्रस्तुत करना, लक्ष्य भाषा में उसे बोलकर प्रस्तुत करना। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि जो हम अनुवाद प्रक्रिया के निर्वचन की प्रक्रिया के अंतर्गत जिनके हमने 2 चरणों की जो हमने शुरुआत में चर्चा की थी, विकोडीकरण और अंतरण। आइए हम जानते हैं कि विकोडीकरण यानी डिकोडिंग किसे कहते हैं, किस प्रकार पाठ का डिकोड, पहले निर्वाचक उसे डिकोड करते हैं, कोड से डिकोड करते हैं, और फिर कैसे उसे रीकोडिंग करना या फिर से उसका कोडीकरण करना और दूसरी भाषा में उसे प्रस्तुत करना। तो निर्वचन करने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्रक्रिया संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना अर्थात श्रवण है। तत्पश्चात अन्य क्रमिक प्रक्रियाओं को निष्पादित करना है, यानी मूल पाठ यानी वक्ता के पाठ का विकोडन करना। ये विकोडन सर्वप्रथम पाठ के श्रवण से प्रारंभ होता है। विकोडन आप समझ रहे हैं कि जब हम कोई भी पाठ जब किसी एक भाषा में लिखा जाता है, तब उसे हम कहते हैं उस भाषिक इकाई या उसके प्रतीकों में उसे कूटबद्ध करना, यानी उसे कोडिंग करना, यानी उस भाषा के प्रतीकों में उसे लिखना। और जब अनुवादक या जब पाठक भी किसी पाठ को पढ़ रहे होते हैं, पाठक पाठिका जब किसी पाठ को पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो उस पाठ को डिकोड करते हैं, यानी उसे समझते हैं, उसको उस जो सीमित शब्दों में जो प्रतीकों में जो अर्थ को रखा गया है उसे वो डिकोड करते हैं। और फिर जब अनुवादिका या अनुवादक की भूमिका आती है, या हम यहाँ कहें निर्वचन की भूमिका आती है, तब फिर इसी पाठ को जो उन्होंने एक मूल भाषा से डिकोड करके समझा था, फिर उसे एक पुनः कोडीकरण करना यानी रीकोडिंग करना, यानी दूसरी भाषा में कहना। तो इस तरीके से इसको समझने की ज़रूरत है। तो विकोडीकरण की प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण है वह है श्रवण यानी सुनना, जिसकी चर्चा हमने अभी की। यदि निर्वाचक या आशु अनुवादक या दुभाषिया मूल वक्ता के भाषण को ठीक से नहीं सुन पाते हैं, तो वे संदेश को दूसरी भाषा में ठीक से संप्रेषित भी नहीं कर पाएंगे। बोलते समय वक्ता का माइक ऑन होना चाहिए तथा निर्वाचक के हेडफोन में आवाज़ सही ढंग से आ रही है या नहीं, यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए तकनीकी स्टाफ की मदद ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त निर्वाचक को एकाग्रचित्त तथा मूल वक्ता और कथ्य के प्रति श्रवण अनुराग जैसी भावना होनी चाहिए। तो जो सुनने की जो प्रक्रिया है वे केवल निर्वाचक के स्तर पर ही घटित नहीं होगी, या कहा जाए कि केवल निर्वाचक की भूमिका ही नहीं होगी। ये भी तय किया जाना जरूरी है कि वक्ता ने अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहा है या नहीं, और उस स्पष्टता को वह स्पष्ट तरीके से निर्वाचक तक पहुंचा है या नहीं। तो वो तकनीकी रूप से भी हो सकता है कि कई बार अगर माइक ऑन नहीं है या माइक में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस है, तो निर्वाचक उस बात को पूरी तरह से नहीं सुन पाएंगे, और जब उसे नहीं सुन पाएंगे तो उसे संप्रेषित भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तकनीकी रूप से भी इसकी जांच की जाने की आवश्यकता है कि वक्ता के स्तर पर भी उनके माइक में किसी तरह की कोई खराबी ना हो, और जो हमारे निर्वाचक हैं उनके पास जो उनका हेडफोन है उसमें भी ध्वनि पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हो, और उसमें किसी तरह की कोई व्यवधान ना हो। और दूसरा ये कि
जो हमारे निर्वचक हैं वो मानसिक रूप से शांत हों, एकाग्रचित्त हों, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी वे उस पाठ को समझ पाएंगे जब वे खुद उस पाठ पर पूरी तरीके से अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। हाव भाव, भंगिमाओं आदि इशारों से अर्थ को समझना। अक्सर जब हम अपनी बात कहते हैं तो हम बात करते वक्त जो भी हमारे जहन में चल रहा होता है उसे हम अपने हाव भाव से, अपने चेहरे के भाव भंगिमाओं से, अपने इशारों से अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। कई बार वक्ता बात करते करते कुछ वाक्य को अधूरा भी छोड़ सकते हैं कि फिर इशारों से भी अपनी बात को समझा सकते हैं। तो हम अक्सर जब बात करते हैं तो किसी बात को कहते कहते अंत के 2 शब्द ना बोल कर खाली इशारों से भी, जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो कोई बात हम अपने इशारों से भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये निर्वचक से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल कथ्य को सुने, जो विकोडीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सुनने के साथ साथ जो मूल जो वक्ता है उनके जो अपने हाव भाव हैं, उनका जो अपना कहने का तरीका है, उनकी जो शैली है बात को अभिव्यक्त करने के, इशारों के माध्यम से, आंखों के संकेतों के माध्यम से, उन सब का भी वे अध्ययन करें और उन सारे संकेतों को, उन भाव भंगिमाओं को समझते भी हों। ये भी ज़रूरी है कि वे उन भाव भंगिमाओं को भी डिकोड कर सके। तो ये भी एक समझे जाने की आवश्यकता है। मनुष्य कभी कभी शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, वे हकलाते हैं, हाथ या बाजू, उंगलियों अथवा अपनी भाव भंगिमाओं से अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अतः संदेश को समझने में हाव भाव भंगिमाओं आदि का भी अपना महत्व है। हाथों के इशारे, आंखों में हो रहे इशारे, चढ़ी हुई त्योरियाँ, स्वर का तेज होना या नरम पड़ना आदि चीज़ें वक्ता की मनोदशा एवं दिए जा रहे वक्तव्य की पृष्ठभूमि, जैसे देशभक्ति, जन भावना तथा युद्ध आदि के प्रति वितृष्णा जैसे मूल संदेश को पुष्ट कर सकती है। एक अच्छे या अच्छी निर्वचक इनका सहारा लेकर अपने निर्वचन को ज़्यादा संप्रेषणीय बना सकते हैं। जब हम किसी कथावाचक को कहानी सुनाते हुए देखते हैं तो कहानी सुनाते हुए वे अपने श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए कहानी के साथ साथ अपनी बहुत सारी भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इशारों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से अलग अलग संवाद को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे होते हैं। इन सभी इशारों को, संकेतों को, भाव भंगिमाओं को समझकर जो हमारे निर्वचक हैं ये समझ सकते हैं कि जो मूल रचनाकार हैं वो बात को कितने प्रभाव से कह रहे हैं, और उसी प्रभाव को वो एक तरह से रिक्रिएट करने का प्रयास करते हैं ताकि वह लक्ष्य पाठक या वह लक्ष्य भाषा के श्रोता उस पाठ को उसी पृष्ठभूमि या उसी मनोभूमि पर ग्रहण कर सके जिस मनोभूमि पर या जिस प्रभाव के साथ मूल रचनाकार ने कहने का प्रयास किया है। विश्लेषण। भाषण को समझने के लिए उसे ध्यान से सुनना ज़रूरी है। ध्यान से सुनना एक सक्रिय क्रिया है। इसके अलावा वक्ता के वाक्य के महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके साथ साथ भाषण के विषय के बारे में समुचित जानकारी का होना, वक्ता के झुकाव, उसके वक्तव्य से संबंधित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं मंतव्य यथा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, प्रतिनिधि समूह, समझौते व द्विपक्षीय आर्थिक हितों की पृष्ठभूमि में कूटनीति आदि का ज्ञान तथा श्रोताओं के ज्ञान स्तर के बारे में बुनियादी जानकारी निर्वचक के लिए विश्लेषण की प्रक्रिया को सरल कर देती है। इससे निर्वचन में मदद मिलती है। निर्वचक यदि चाहें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या आंकड़े एक कागज़ पर साथ साथ नोट भी करते हैं या कर सकते हैं। तो जो विश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हमने अनुवाद की प्रक्रिया पर भी जब हमने इसकी चर्चा की थी, तो जो विश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें क्योंकि यहाँ मौखिक प्रक्रिया है, सारी की सारी मौखिक संवाद हैं, तो उसे सही तरीके से सुनना और सुनने के साथ जो मूल जो वक्ता है उनका उनका अपना जो एक जो उसको लेकर जो भाव है, चाहे अगर यदि कोई राजनीतिक घटना पर बोल रहे हैं या किसी सामाजिक घटना पर बोल रहे हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पर, ऐतिहासिक मुद्दे पर बोल रहे हैं या किसी आर्थिक गतिविधि या किसी आर्थिक संबंधी किसी मुद्दे पर बोल रहे हैं, तो उनका अपना उस पर जो टेक है, उनका जो अपना एक स्टैंड है, उसके बारे में भी अगर निर्वचक को जानकारी हो तो उसे बहुत सहायता मिलती है कथ्य का विश्लेषण करने की। क्योंकि और अक्सर हम देखते हैं कि जो निर्वचक होते हैं, खासतौर पर ऐसे महत्वपूर्ण या निर्णायक क्षेत्रों में जब निर्वचकों की भूमिका होती है या उनकी जो ज़रूरत महसूस की जाती है, तो वो एक जिस डेलीगेशन के साथ या जिस प्रतिनिधिमंडल के जो प्रतिनिधिमंडल यदि किसी दूसरे देश या किसी दूसरे समाज संस्कृति या किसी दूसरे प्रतिनिधिमंडल से यदि वे मिल रहा है, तो ऐसे प्रतिनिधिमंडल में इन निर्वचकों की भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और वे वक्ता के साथ रहते हैं। इस तरह वक्ता और निर्वचक दोनों में भी एक अलग खास तरह की एक समझ, एक तरह का समन्वय पैदा हो जाता है, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे को जानते हैं कि इस राजनीतिक मुद्दे पर या इस पर्टिकुलर मुद्दे पर उनकी अपनी क्या राय है, और जब वे बात को व्यक्त करेंगे तो वो किस बात को
उनके केंद्र में कौन कौन सी बातें रहेंगी। तो इस तरह उनके बीच में अगर सामंजस्य हो वक्ता और निर्वचक के बीच में, तो विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सरल हो जाती है, क्योंकि यहाँ निर्वचक एकदम आइसोलेटेड, एकदम ब्लाइंड होकर किसी कथ्य को नहीं सुन रहे हैं। वो उस कथ्य के साथ और उस वक्ता के साथ अगर उनका तारतम्य है, उसके वक्ता के साथ अगर उनका एक लंबा संबंध है या लंबे समय उनके साथ रहने का मौका मिला है, या उस प्रतिनिधिमंडल में वे साथ रहे हैं, या उनके साथ अन्य मंचों पर भी वे साथ रहे हैं, तो उनका जो अपना किसी मुद्दे को लेकर जो उनका अपना जो दृष्टिकोण है उसके बारे में निर्वचक पहले से जानते हैं, तो उन्हें पाठ के विश्लेषण में जो कि वक्ता ने कहा उसे समझने में थोड़ी सरलता होती है। तो इसलिए वे जो विश्लेषण की प्रक्रिया वो थोड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी सरल हो जाती है। विषय की समझ, एक भाषा के संदेश को दूसरी भाषा में संप्रेषित करने के लिए पहले उसे ठीक से समझना आवश्यक है। निर्वचक के लिए विषय वस्तु की समझ ज़रूरी है, जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अनुवाद के लिए अक्सर कहा जाता है कि 2 भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। 2 भाषाओं के साथ साथ जिस संदर्भ विशेष के लिए आप अनुवाद कर रहे हैं, चाहे वह लिखित अनुवाद हो या उसका मौखिक अनुवाद हो, हम किसी भी संदर्भ में जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो उस 2 भाषाओं के साथ साथ उस पर्टिकुलर संस्कृति, वह विषय जिसके लिए आप अनुवाद कर रहे हैं, वह पृष्ठभूमि जिसके लिए आप अनुवाद कर रहे हैं, चाहे वह लिखित है या मौखिक अनुवाद, उसकी समझ होना अनुवादिका अनुवादक के लिए बहुत आवश्यक है। और ख़ासतौर पर जब हम निर्वचक की भूमिका है, जिसे हम दुभाषी या इंटरप्रेटर कहते हैं, उनकी भूमिका क्योंकि बहुत निर्णायक भूमिका होती है, क्योंकि वे ऐसे मंचों पर अपने देश का भी प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं या अपनी किसी विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विषय की समझ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार वक्ता ने जो कहा, निर्वचक उसे और स्पष्ट तरीके से भी समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक है कि निर्वचक को विषय की अच्छी समझ हो, जिस विषय के लिए वे यहाँ निर्वचन के लिए उपस्थित हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी हो। निर्वचक के लिए विषय वस्तु की समझ ज़रूरी है। कई बार बैठक या सम्मेलन से पहले दौत्य संबंधी दस्तावेजों का या आपसी सहमति व संयुक्त रक्षा, व्यापार, समझौते आदि के वक्तव्य तथा घोषणा पत्रों से जुड़े दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्हें पहले ही पढ़कर निर्वचक यथोचित तैयारी के साथ निर्वचन का काम कर सकते हैं। विशेष रूप से तकनीकी विषय पर दिए जा रहे भाषण के संदर्भ में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। निर्वचक को किसी तकनीकी विषय में प्रयोग की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सार्वजनिक समारोहों तथा गणतंत्र दिवस तथा स्वाधीनता दिवस पर निर्वचन में प्रचुर मात्रा में देश की सुरक्षा, विकास एवं पुरस्कारों से संबंधित आंकड़े दिए जाते हैं। इन्हें पहले ही निर्वचकों को प्रायः उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो विषय की समझ के अंतर्गत ये दोनों ही बिंदु महत्वपूर्ण हैं कि एक तो निर्वचक को अपने से ही जिस विषय के लिए वे निर्वचन कर रहे हैं उसकी समझ वे खुद पैदा करें, या उसके बारे में जो अपेक्षित जानकारी है वे उसे उनका संयोजन उन्हें जुटाएं और उनके बारे में अपनी एक समझ विकसित करें। उसके साथ साथ ऐसे विशेष सभा सम्मेलनों में जो उन्हें पहले से जो टेक्स्ट या पाठ जो उन्हें जो उपलब्ध करवाया जाता है उसका भी वे गहन अध्ययन कर ले, उसे समझ ले। साथ ही जिस विषय के लिए वे निर्वचन कर रहे हैं उस विषय की जो अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली है, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, जो खास संदर्भ में उसी विषय के संदर्भ में जिसका इस्तेमाल होता है, उसकी समझ भी हो, उसकी जानकारी हो, उसके प्रयोग की समझ हो, सलाहियत हो उनके पास। और साथ साथ जब हमने कहा कि ऐसे सार्वजनिक समारोहों में जहाँ गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस आदि पर जब निर्वचक अपनी बात कहते हैं, अनुवाद के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं, तो उन्हें पहले से बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाती है। तो उसके बारे में जानकारी के बारे में विस्तृत अध्ययन करके और उसके संदर्भ में जिन शब्दों आदि के बारे में उनसे अपेक्षा की जाती है उनका भी वे पहले गहन अध्ययन कर ले और उसके अनुसार ही वे अपने कार्य को एक तरह से कार्य का सही निष्पादन करें, तभी उसके साथ अधिक न्याय कर पाएंगे। तो विषय की समझ भी उतना ही महत्वपूर्ण एक तत्व है। शिक्षा तथा सामान्य ज्ञान, अनुवादक के संदर्भ में जैसे हमने कहा कि अनुवादिका अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि जिस विषय के लिए वे अनुवाद कर रहे हैं उसकी उन्हें जानकारी हो। उसी तरीके से यहाँ निर्वचक से भी उम्मीद है कि जिस विषय के बारे में के लिए वे निर्वचन कर रहे हैं उस विषय की उन्हें जानकारी, तो उसके अतिरिक्त उन्हें सामान्य ज्ञान हो, ताकि जिस विषय में वह निर्वचन कर रहे हैं और ये वक्ता जिस बात को कह रहे हैं तो उनके बातों में जो सामान्य ज्ञान अगर अभिव्यक्त हो रहा है तो उसकी समझ उन्हें अवश्य हो, ताकि वे सही तरीके से उसका निष्पादन कर सकें। निर्वचक का भाषा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त होना तथा प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इसके अलावा हर विषय के बारे में उनका सार्वभौम यानी वैश्विक, जिसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड नॉलेज, यानी कि कुछ ज्ञान सब चीज़ों का होना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि उसे किसी भी विषय पर निर्वचन करना पड़ सकता है। विषय को समझे बिना वे निर्वचन के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसके लिए बौद्धिक क्षमता भी ज़रूरी है। वास्तव में एक आदर्श निर्वचक चलता फिरता विश्वकोश जैसा होता है। उसके लिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से जानकारियाँ हासिल करना अनिवार्य है। विषय विशेष के विशेषज्ञ निर्वचक भी
उच्च स्तरीय सभाओं, सम्मेलनों तथा बैठकों में अपनी संवाद सेवा देते हैं। जैसे रक्षा सौदों व सहमतियों व संयुक्त रक्षा अभियानों में रक्षा विशेषज्ञ ही अपने अपने देशों के सेना प्रमुखों व रक्षा मंत्रियों की बैठकों में निर्वचन कार्य करते हैं। बड़े राष्ट्रों की रक्षा सेवाओं में भाषा विज्ञानियों, अनुवादकों व निर्वचकों के अलग से सेवा संवर्ग की व्यवस्था भी होती है। तो जिस तरह जिस महत्व का कोई कार्य है उसी तरीके से निर्वचकों के लिए, अनुवादकों के लिए भी व्यवस्था की जाती है। तो निर्वचक से अपेक्षा की जाती है कि विषय के ज्ञान के साथ साथ उन्हें जो आम जो सामान्य जीवन है उसके बारे में भी उन्हें जानकारी हो, ताकि यदि उन्हें ऐसी किसी विशेष स्थिति में निर्वचन करना पड़े तो वो सामान्य ज्ञान से संदर्भित जो भाषा में जो प्रयुक्तियाँ आएंगी या जो संवाद आएंगे उनकी भी वे समझ हो, ताकि वे सही अनुवाद कर सकें। भाषा, स्रोत भाषा की पूर्ण जानकारी के बिना संदेश को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं एक मूल तत्व है किसी भी अनुवाद के लिए कि आपको भाषा की पूर्ण जानकारी हो। यदि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करें तो आपको दोनों भाषाओं पर आपका नियंत्रण होना आवश्यक है। लक्ष्य भाषा की पूर्ण जानकारी के बिना संदेश के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। दोनों भाषाओं पर पूरी पकड़ के बिना निर्वचन का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। निर्वचन के लिए अपने भाषा ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना भी आवश्यक है। निर्वचक को एक भाषा के मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का दूसरी भाषा में समानार्थी मुहावरों व लोकोक्तियों आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। हर भाषा की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। निर्वचक को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे दोनों भाषाओं के मिथक, लोक संस्कृति, लोकगीत, साहित्य और धार्मिक ग्रंथों आदि में प्रयुक्त शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि यदि वक्ता अपने कथ्य में बात करते करते अपनी भाषा की किसी कविता को या अपनी भाषा की किसी मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग करता है या करते हैं, तो निर्वचक के स्तर पर ऐसा ना हो कि उनके लिए वो एक तरह से ऐसा हो कि वो उन्हें कहीं कहीं वो बात समझ ही ना आए या उसे वो सही तरीके से प्रस्तुत ना कर पाए। तो यदि वे समान भाषा, एक भाषा के मुहावरा लोकोक्ति का यदि समतुल्य नहीं भी जानते हैं दूसरी भाषा में, तो ये बहुत आवश्यक है कि मुहावरा लोकोक्ति की समझ उन्हें अवश्य हो, ताकि वे समझ सकें कि मुहावरों के माध्यम से या लोकोक्ति के माध्यम से या भाषा के जिन शब्द शक्तियों की हम अक्सर चर्चा करते हैं, लक्षणा, व्यंजना आदि के माध्यम से यदि वक्ता ने कोई बात घुमावदार तरीके से कहने का प्रयास किया है या अलग तरीके से कहने का प्रयास किया, तो उसके कथ्य को समझते हुए निर्वचक उस बात को अपने लक्ष्य श्रोता वर्ग के लिए उसी तरीके से संपादित करते कि जिस तरीके से मूल रचनाकार ने कहने का प्रयास किया है। और इसके लिए आवश्यक है कि वो मूल संस्कृति के बारे में और लक्ष्य संस्कृति के बारे में जो संस्कृति से संबंधित जो ज्ञान है उसके उनके पास जानकारी हो, पूर्ण जानकारी हो और उनके अर्थ का वो सही संप्रेषण कर सकें। और जो एक और महत्वपूर्ण तत्व है वह जब हम खासतौर पर जब हम निर्वचन की बात करें तो वह है उच्चारण और शैली, क्योंकि जिस तरह हम अनुवाद के लिखित अनुवाद के संदर्भ में बात करते हैं, शिल्प और शैली के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, उसी तरीके से उच्चारण, क्योंकि यदि निर्वचक का उच्चारण यदि स्पष्ट नहीं है तो उनका काम लगभग मतलब ये कह सकते हैं कि वे एक अच्छे निर्वचक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत ही मानकीकृत भाषा में अपनी बात को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वह या जो एक क्षमता है वो उनमें होनी चाहिए। निर्वचक को वक्ता के उच्चारण और उसके लहजे की समझ की जानकारी आवश्यक होती है, अन्यथा वे संदेश को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे और गलत निर्वचन से अर्थ का अनर्थ भी कर देंगे। उदाहरण के लिए भारतीय संदर्भ में प्रादेशिक उच्चारण शैलियों में भी अंतर होता है। भारत के दक्षिणी हिस्से में बोले जाने वाली अंग्रेजी में कई शब्दों के उच्चारण भारत के पूर्वी हिस्से में बोले जाने वाली अंग्रेजी के कई शब्दों के उच्चारण से भिन्न होते हैं। हम सभी देख सकते हैं हमारी भाषाओं में कई ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण हमारी भाषा में और किसी अन्य भाषा में अलग अलग होता है। ये मातृभाषा के प्रभाव की वजह से होता है। इससे भाषा के उच्चारण की शैली भी प्रभावित होती है। जैसे हम पंजाबी में देखेंगे तो स्कूल वो स्कूल बन जाता है, पार्क के लिए वो पार्क शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की भाषा में देखें तो वहाँ अ ध्वनि लगभग गायब हो जाती है, तो कॉलेज का कॉलेज हो जाता है। तो इस तरीके से जो ऑनेस्ट का ऑनेस्ट हो जाता है, तो वो जो हमारा जो मातृभाषा का जो भाषाओं पर जो प्रभाव है उसके कारण ऐसा होता है। उसी तरह से हम दक्षिण में देखें तो ऑनर शब्द का वो हॉनर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से वहाँ पे त ध्वनि नहीं है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो वो त ध्वनि वहाँ नहीं है, तो वहाँ त की जगह वो द हो जाता है, टीएच हो जाता है। तो इस तरीके से जब कोई शब्द अगर जैसे हम तिरुवनंतपुरम कहें तो वो तिरुवनंतपुरम हो जाता है, अगर हम ज्योति कहें तो वो ज्योति हो जाता है। तो किस प्रकार वो शब्दों का उच्चारण उस भाषा में ना होने के कारण या मातृभाषा का प्रभाव होने के कारण अक्सर वक्ता के उच्चारण में इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। निर्वचक से ये अपेक्षा की जाती है कि वे इस भाषागत त्रुटियों को या उच्चारणगत त्रुटियों को न केवल समझें बल्कि उसे मानकीकृत रूप में या स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करें दूसरे श्रोता वर्ग के लिए। तो दोनों के लिए
वक्ता के लिए भी और जो हमारा जो निर्वचक है दोनों के लिए उच्चारण का स्पष्ट होना आवश्यक है। लेकिन यदि वक्ता का उच्चारण यदि स्पष्ट नहीं है तो निर्वचक से अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है, ताकि वे वक्ता का जो अपना एक जो सामाजिक या भाषाई जो पृष्ठभूमि के कारण जो उनके शब्दों में या उनकी भाषा में जो कह सकते हैं कि बोलने में या उच्चारण में जो त्रुटियां हैं उसका वे निवारण कर सकें और सही तरीके से उसे प्रस्तुत कर सकें। तो हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम पूर्व की तरफ चले जाएं तो जो वैल्यू शब्द है वो वैल्यू बन जाता है, उसी तरह वेटरनरी डॉक्टर के लिए वेटरनरी डॉक्टर हो जाता है। तो किस प्रकार में शब्द का उच्चारण बदल जाता है, तो मूल जो शब्द है उसकी समझ यदि निर्वचक को है तो वो सही न्याय कर पाएंगे और सही तरीके से मानकीकृत रूप में उसे प्रस्तुत कर पाएंगे। अस्पष्टता, कई बार वक्ता के भाषण में अस्पष्टता हो सकती है। यदि वक्ता की भाषा समृद्ध नहीं है या यदि उसे उस विषय की समुचित जानकारी नहीं है जिस पर वे बोल रहे हैं तो अस्पष्टता की संभावना बनी रहती है। ये वक्ता की गलती की वजह से भी हो सकता है और उस पर निर्वचक का कोई नियंत्रण नहीं होता, किंतु ऐसी स्थिति में वे भाषण अथवा सभा स्थल छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ऐसे समय में निर्वचक को चाहिए कि विलक्ष्य भाषा में मूल संदेश को बाधित न होने दें। यदि निर्वचक का भाषा ज्ञान विषय ज्ञान अव्वल दर्जे का हुआ तो वे स्थिति को संभाल लेंगे। उसे अपने सही अनुमान व विषय तथा वक्ता की पृष्ठभूमि के बारे में अपने पूर्व ज्ञान की वजह से लक्ष्य भाषा में सही संदेश को संप्रेषित करने में मदद मिलेगी। यदि वक्ता की गलती की वजह से स्रोत भाषा में दिए जाने वाला संदेश अस्पष्ट हो तो भी निर्वचक का यह दायित्व है कि वे अपने ज्ञान तथा अपनी जानकारी के सहारे उस अस्पष्ट संदेश को भी लक्ष्य भाषा में यथासंभव स्पष्ट करके संप्रेषित करें। यानी निर्वचन को कुछ कुछ सद्य एवं मौखिक संपादक का कार्य भी करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ मौखिक स्तर पर घटित हो रहा है और तुरंत निष्पादन की आवश्यकता है। तो इसलिए उन्हें केवल अनुवादक ही नहीं, साथ साथ उन्हें उस तरह के भाषा के स्तर पर या जैसे कहा जा रहा है कि कथ्य के स्तर पर भी यदि किसी तरह की कोई अस्पष्टता है तो उसे भी स्पष्ट करने की भूमिका उनकी है। लेकिन साथ में इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं भी इस प्रक्रिया में ऐसा ना हो कि वक्ता ने जो कहा उससे अधिक अनुवादक या जो हमारे निर्वचक है वो जोड़ दे। तो ये सावधानी रखे जाने की आवश्यकता है कि अस्पष्टता के दबाव में या अस्पष्टता की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी बात कहने का प्रयास करें या उसमें कुछ जोड़ दे। तो यहाँ उन्हें अपनी तटस्थता और निष्ठा दोनों के प्रति उन्हें जिम्मेदार होना होगा और उसे उतना ही कहना होगा जितना कि मूल रचनाकार ने या मूल वक्ता ने कहा है। हाँ, जहाँ तक स्पष्टता का सवाल है तो उसे स्पष्ट करने का, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि मौखिक संपादन की भी एक मौखिक संपादक की भूमिका भी उनकी होती है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे हमने कहा, विकोडीकरण, और दूसरा है अंतरण, यानी कि पाठ का अनुवाद। अर्थग्रहण बोधन के उपरांत संदेश को दूसरी लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण प्रारंभ होते हैं। पहला चरण है पुनः प्रस्तुतिकरण का प्रयास, यानी जो कहा गया उसे दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। स्रोत भाषा में कहे गए संदेश को सुनने के बाद निर्वचक या दुभाषी के दिमाग में जो प्रक्रिया चलती है उसे हम अंतरण या पुनः प्रस्तुतिकरण का प्रयास कहते हैं। ये लक्ष्य भाषा में संदेश को संप्रेषित करने से पहले की प्रक्रिया है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जो लगातार निर्वचक के मनोमस्तिष्क में चल रही होती है। हमने शुरू में बात की कि उनका अपना एक मेंटल लेक्सिकन होता है जिसके अंतर्गत विश्लेषण और अंतरण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। तो जब वे अपनी बात का मानसिक रूप से जब उसका अनुवाद कर लेते हैं तो उसे पुनः प्रस्तुतिकरण या कहा जाए कि उसे उसका उच्चारण करते हैं या उसे लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जो लगातार निर्वचक के मस्तिष्क में चल रही होती है जब वे वक्ता के अगले वाक्य को सुन रहे होते हैं और साथ ही साथ वक्ता के पिछले वाक्य का निर्वचन भी कर रहे होते हैं। वे लगातार अपने दिमाग में स्रोत भाषा के समतुल्य और समानार्थी शब्दों और पर्यायों की खोज कर रहे होते हैं। ऐसे समय में निर्वचक का दिमाग किसी स्वचालित मशीन की तरह काम करता है जब एक भाषा के संदेश को समझकर यानी डिकोड करके दूसरी भाषा में कूटबद्ध यानी एनकोड कर रहे होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में निरंतर समय का दबाव बना रहता है। हमने बात की कि एक जो पूरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पाठक होने के नाते या श्रोता होने के नाते अनुवादक या निर्वचक पहले पाठ को डिकोड करते हैं अपने समझ के लिए और फिर वे आम श्रोता वर्ग के लिए या आम पाठक वर्ग के लिए उसे फिर से रिकोड करते हैं या एनकोडिंग करना जिसे हम कहते हैं, पुनः कूटबद्ध करते हैं और उस बात को दूसरी भाषा में पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। पूर्वानुमान, समय के दबाव से निपटने के लिए निर्वचक को वक्ता द्वारा बोले जा रहे शब्दों का सही पूर्वानुमान लगाना भी आना चाहिए। और हाँ, ये सब अगर इसे हम इस तरह ना भी जाने तो हम जब भी कोई बात कर रहे होते हैं या हम किसी को जब सुन रहे होते हैं तो हमें कुछ अंदाज़ा पहले से होने लगता है कि जो बात कही जा रही है उसमें आगे और क्या कहा जाएगा। और अनुवादक या जब निर्वचक की बात करें तो वहाँ इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा भी साथ साथ लगा कर चलना होता है कि जो अनुवादक जो मूल वक्ता ने भी कहा उसके आगे वे और क्या कहने जा रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में तारतम्य बिठाते हुए वे अपनी इस पूरे प्रक्रिया को एक तरह से उसका निष्पादन करते हैं।
पूर्वानुमान निरंतर चलने वाली समझने की प्रक्रिया है, जिससे अक्सर निर्वचक स्वयं भी अनभिज्ञ रहते हैं। निर्वचक संदर्भ, विषय वस्तु, वक्ता की पृष्ठभूमि, उनके ज्ञान झुकाव, अपने सामान्य ज्ञान आदि के आधार का सहारा लेकर तथा वक्ता के भाषण के संकेतों को ग्रहण करके आगे क्या बोला जाना है इस बारे में भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अक्सर खेलों या समारोहों में निर्वचक या आंखों देखा हाल सुनाने वाले, आने वाली गेंद या खिलाड़ी की हरकत तथा नेता के भाषण यानी शब्द बोलने से पूर्व उनकी भाव भंगिमा तथा शरीर के संचालन आदि से ही ये अनुमान लगा लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कमेंट्री बॉक्स में जब कमेंटेटर जब कमेंट्री कर रहे होते हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब ये गेंद किस तरीके से आएगी या जो प्लेयर है वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगे। उसी तरीके से जो हमारे निर्वचक है वो भी वक्ता के भाषण को सुनते हुए या सभा सम्मेलनों आदि में जब वो किसी पाठ का निर्वचन करें तो इस एक तरह का वो पूर्वानुमान लगाने लगते हैं कि जो बात कही जा रही है वो आगे किस तरह से आगे बढ़ेगी। सही पूर्वानुमान के लिए निर्वचक के मस्तिष्क में विषय से संबंधित शब्द सूची आ जानी चाहिए। वर्षों के अभ्यास, अनुभव तथा पहले की गई तैयारी से इस काम में उन्हें अक्सर मदद मिलती है। सही समय पर संकेतों को ग्रहण करके निर्वचक पूर्वानुमान करने के कार्य में दक्ष हो सकते हैं। इससे निर्वचन अनुवाद जैसी बोझिलता से अलग अधिक सहज एवं स्वाभाविक प्रतीत होता है। बोलने का प्रयास निर्वचन की प्रक्रिया में बोलना भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है और कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि यहाँ जो अनुवाद को जो निष्पादन है वो बोलने के माध्यम से ही होगा। किसी भी बैठक या सम्मेलन में जहाँ निर्वचन की व्यवस्था होती है वहाँ आप वक्ता को बोलते हुए सुनते हैं कि तो निर्वचन के बोलने को समझते हैं। यदि आप मूल वक्ता की बात को नहीं जानते, भाषा को नहीं जानते हैं, तो आप वक्ता को बोलते हुए से केवल सुनते हैं, लेकिन जो आपका मुख्य जो केंद्रीकरण होता है या आपको जो ध्यान होता है वो निर्वचक पर होता है, क्योंकि आप निर्वचक जो कह रहे हैं उसे आप समझने का प्रयास करते हैं। निर्वचक माध्यम होते हैं, वे वक्ता की आवाज़ होते हैं, वे मौखिक संदेश को अर्थ प्रदान कर रहे होते हैं। ये अर्थ केवल शब्दों के माध्यम से संप्रेषित नहीं होते, बल्कि उसमें स्वर का गुण, लहजा, गति, प्रबलता, लय, तान, अनुतान, बलाघात आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यानी कि जब निर्वचक अपनी बात को अनुवाद के माध्यम से जब वे कह रहे होते हैं तो वहाँ ये अपेक्षा की जाती है कि लक्ष्य भाषा का जो समाज है वह बात उन तक उसी तरह संप्रेषित हो जैसे कि मूल वक्ता ने कहने का प्रयास किया है। तो इसमें वे अपने अगर वे किसी केवल सपाट तरीके से अगर अपनी बात को कह देंगे तो बात का जो प्रभाव था या उसके जो एक इम्पैक्ट था वो वैसा उस तरीके से उसका निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए निर्वचक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो विश्लेषण और अंतरण के बाद जो अब उनका जो प्रस्तुतिकरण का जो स्टेज है या जो चरण है जिसके माध्यम से वे पाठ का निष्पादन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से श्रोता उस पाठ को सुन पा रहे हैं, वहाँ उनके पास भाषा पर और अपनी एक लय तान पर भी उनका नियंत्रण होना आवश्यक है, ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े वे भाषा को दबा सकें, उठा सकें, बलाघात दे सकें या उस अपनी भाषा को उसी फ्लो में या उसी तरीके से कहने का प्रयास करें जिस तरीके से मूल वक्ता ने कहकर अपना प्रभाव निर्माण करने का प्रयास किया है। पेशेवर निर्वचक के भाषण की शैली हर दृष्टि से बिल्कुल सही होनी चाहिए। उन्हें स्पष्ट और जीवंत वक्ता होना चाहिए। उनकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाला ऊबे नहीं और देर तक उन्हें आराम से सुन सके। वक्ता विषय और संदर्भ के अनुरूप ही उन्हें स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव करना आना चाहिए। बोलते समय निर्वचक का चित्त शांत होना चाहिए और उनके जहन में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो निर्वचन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जिन दो महत्वपूर्ण चरणों की चर्चा की गई, विकोडीकरण और अंतरण, और विकोडीकरण के अंतर्गत कि किस प्रकार जो निर्वचक है वो किस तरह पाठ को सुने, अस्पष्टता को किस तरह स्पष्ट करें, किस तरीके से उसे प्रस्तुत करने से पहले जो अलग अलग जो तकनीकी या भाषाई जो व्यवधान है उन सब का निवारण करते हुए वे पाठ को डिकोड करते हैं पहली बार अपने सुविधा के लिए। और फिर जब वो पाठ डिकोड हो जाता है तब अंतरण के लिए उनको क्या क्या जो आयाम है, जो बोलने का प्रयास, पूर्वानुमान है या पुनः प्रस्तुतिकरण का प्रयास हो, तो इन सभी चरणों से गुजरते हुए वे पाठ का निष्पादन करते हैं या उनका अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। तो वहाँ जिस प्रकार वक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कथ्य को लेकर स्पष्ट हो, उसी तरह निर्वचक से ये उम्मीद और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वे एक तरह से उनसे निष्पक्ष या तटस्थ होने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ वही कहना होता है या वही प्रस्तुत करना होता है जो कि मूल वक्ता ने या मूल जो हमारे स्पीकर है उन्होंने कहा। लेकिन ये निष्पक्षता या तटस्थता इस कदर ना हो कि पाठ से कट जाए, तो पाठ के साथ उनका तारतम्य बना रहे, जहाँ भाषा में या उच्चारण में जिस प्रकार की लय की या तान की आवश्यकता है, जिस प्रकार की पिच की ज़रूरत है, जिस प्रकार उन्हें उसी तरीके से भाषा में उतार चढ़ाव करना आना चाहिए, या कहा जाए कि मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करके यदि या किसी काव्य की पंक्तियों का प्रयोग करके या भाषा की
विभिन्न शब्द शक्तियों का प्रयोग करके वक्ता ने यदि किसी बात को घुमावदार तरीके से कहने का प्रयास किया, तो जो हमारे निर्वचक है या इंटरप्रेटर है उनके पास भी एक क्षमता हो कि वे तटस्थ और निष्पक्ष रहने के बावजूद भी पाठ से इतना जुड़े हों कि उसका प्रभाव या उसका इम्पैक्ट स्रोत लक्ष्य भाषा में वैसा ही हो जैसा कि मूल भाषा में या मूल वक्ता ने कहा। तो इस तरीके से हमने देखा कि निर्वचन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत किस प्रकार ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो पाठ का जो अंतिम निष्पादन होता है उसके अंतर्गत जो चरणों की हमने चर्चा की, वे चरण कहने को तो कई चरण हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ या हमारे निर्वचक से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें तत्काल अपने पाठ का निष्पादन करना होता है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे बहुत लंबा समय ले सकें या उसके लिए कोई तैयारी कर सके। तो ये पूरी प्रक्रिया एकदम उनके मस्तिष्क के स्तर पर ही निर्धारित होती है और उसका वे निष्पादन करते हैं और निर्वचन के कार्य को संभव बनाते हैं। तो हमने चर्चा की निर्वचन की प्रक्रिया पर, निर्वचन की प्रक्रिया के 2 महत्वपूर्ण चरणों पर, और हमने ये जानने का प्रयास किया कि निर्वचक किस प्रकार एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किस प्रकार उन्हें पाठ के निष्पादन में कितनी अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और यदि वे कहीं भी इस तरह की चुनौती से या पाठ के संपादन में कहीं चूक जाते हैं तो इसके जो अंजाम है बहुत कह सकते हैं कि बहुत बुरा या बहुत प्रभावकारी भी हो सकते हैं। तो निर्वचन की इस प्रक्रिया के संदर्भ में हमने इस सत्र में विस्तार से चर्चा की। अगले सत्र में हम एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।